तो ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं कि कोई आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट अगर आप लगा रहे हो ओरिजिनल को रिप्लेस करके तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, उसमें नहीं जाना। वो एक किस्सा है अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें वो कराया था नी रिप्लेसमेंट, उनका सफल नहीं हो पाया तो हमारा कैसे होगा। ओरिजिनल जैसा होता है इन एनी एक्सवाइजेड सर्जरी, किसी भी सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहता है। कोई भी सर्जरी विदाउट रिस्क नहीं होती। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है इंडिया में। बेहोशी में एनेस्थीसिया में बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। हर ड्रग का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, रिएक्शंस हो सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से कि माय 99% पेशेंट्स आर कंप्लीटली पेन फ्री एंड दे आर लिविंग देयर हेल्दी लाइफ पोस्ट सर्जरी। तो आज का जो टॉपिक है बोन स्ट्रॉन्ग तो जिंदगी लॉन्ग, राइट? तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा, जो कि आरजेएन अपोलो में एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ग्वालियर में फ्रैक्चर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं। सर पिछले 8 ईयर्स से ग्वालियर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच। एंड सर, जैसा कि मैं एक नॉर्मल थॉट है कि हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग तरीके से परसीव करता है। कोई ए तरीके से परसीव करेगा तो कोई बी तरीके से परसीव करेगा। तो हमारा जो पॉडकास्ट का मोटिव है बेसिकली दैट इज टू लुक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। रूट टू ए स्क्वायर डायगोनल का मेजरमेंट होता है, तो हमेशा बोलते हैं डायगोनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो आज का जो टॉपिक है बोन स्ट्रॉन्ग तो जिंदगी लॉन्ग, राइट? तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली। तो मेरा आज का शायद डिस्कशन इसलिए शुरू करते हैं कि ऐसी नौबत आ क्यों जाती है कि बोन्स को रिप्लेस करना पड़ता है या जॉइंट्स में ऐसा क्या हो जाता है जो विद टाइम वो अपने आप ही परेशान रहने लगते हैं लोगों को? देखिए, हमारी बॉडी है जिसके कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं। किसी कार के मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इंजन होता है, हमारे भी ऐसे कुछ जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं। कार की सर्विसिंग नहीं होती तो इंजन में प्रॉब्लम आती है। सेम वे वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर जॉइंट्स एंड आवर बोन्स इन हेल्दी मैनर, इन रेगुलर मैनर। काफ़ी समय तक अगर इन पर ध्यान नहीं देते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, उसकी वजह से रेगुलर स्ट्रेसेस पड़ते हैं आपके बोन पे एंड आपके जॉइंट पे। तो योर बोन्स बिकम ब्रिटल एंड योर जॉइंट्स बिकम वेरी एंड द कार्टिलेज स्टार्ट्स वेयरिंग डाउन, जिसकी वजह से आगे जाके ये फ्रैक्चर्स एंड घुटना घिसना, अर्थराइटिस, ये सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो रिप्लेसमेंट जब जैसे करते हैं, या मैंने देखा है बहुत सारे लोग आजकल बहुत कॉमनली कराते हैं, शायद सर्जरीज पहले से और सेफ़र भी हो गई है विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो लाइक ये कितना आफ्टर प्रिकॉशियस होता है, मतलब होने के बाद प्रिकॉशियस कितना है, या इतना ईजी होता है कि लोग आराम से फुटबॉल खेल सकते हैं उसके बाद? देखिए, लास्ट कुछ ईयर्स में, लास्ट कुछ डेकेड्स में इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। द टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, जिस तरह के हम घुटने इम्प्लांट करते हैं या हिप इम्प्लांट करते हैं, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स आए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं उसमें। बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू गिव प्रिटी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स टू आवर पेशेंट्स। पहले आप सुनते होंगे काफ़ी सारे, इवन हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, वो बोलते हैं कि घुटना बदलने से तो ख़राब हो जाती है ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुन रखा होता है पहले। बट आई एम हैप्पी टू से कि अभी जो हम प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, अभी जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ सर्जरीज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स टू आवर पेशेंट्स एंड आई एम हैप्पी टू से कि माय 99% पेशेंट्स आर कंप्लीटली पेन फ्री एंड दे आर लिविंग देयर हेल्दी लाइफ पोस्ट सर्जरी। बट मतलब जैसे मेरे ही नेटवर्क में एक मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली हिप रिप्लेसमेंट कराया, तो आई रियलाइज़ कि उसको ना लाइक पोस्ट ऑपरेशन स्टिफनेस रहती है। तो ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं कि कोई आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट अगर आप लगा रहे हो ओरिजिनल को रिप्लेस करके तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, उस पर नहीं जाना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं उस चीज़ से कहीं ना कहीं। तो क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमारी बॉडी एक नए बॉडी पार्ट को एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, काइंड ऑफ चीज़ें सुनने को मिलती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ओरिजिनल जैसा होता है। दीज सर्जरीज आर रिजर्व्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। पहले हम ऑब्वियसली आपके नीज़ या आपके हिप को दवाइयों से और भी बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं उनसे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं।
बट ये सर्जरीज एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम रखते हैं, जब और बाकी सारे मोडालिटीज़ फेल हो जाते हैं तब वी आर लेफ्ट विथ ओनली सर्जरी। अब आपने जैसे ये सुना कि स्टिफनेस हो जाती है, जनरली ऐसा स्टिफनेस ऑपरेशन के बाद 1 to 3 वीक्स 1 to 4 वीक्स के लिए रहती है। टू काउंटर दैट हम फिजियोथेरेपी चालू करते हैं राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। ओके। And a good surgery and a good physiotherapy is a good recipe for a good result. ओके। Yeah. So because of good surgery and good physiotherapy, this stiffness does not last long. In few weeks, it becomes better. तो जैसे मतलब अभी एज ऑफ ना ठीक है, ये तो लास्ट रिजॉर्ट हो गया कि आपने किसी बॉडी पार्ट को रिप्लेस करना है, बट शायद एज अ पेशेंट अगर मैं बात करूँ से मुझे कभी जीवन में दर्द होगा तो प्रोबेबली शायद मेरा पहला रिजॉर्ट तो हमेशा ये कि डॉक्टर से बचना है मुझे। और हमने जो ऑलवेज न्यूज़ में एड्स देखे हैं या डेली सोर्स में हम एड्स बीच में आते हैं, हम देखते हैं कि वो एक ऐड आता है मूव का, आ मेरी कमर, और उसमें वो उस पर मतलब तो प्रोबेबली या फास्ट रिलीफ का ऐड आता है कि अरे घुटने में दर्द हो रहा है तो उस पर जेल लगा लो या ठीक कर लो। तो हर कोई पहला रिजॉर्ट उसी को करता है, या सिकाई कर लेते हैं हम गर्म पानी से, या वो हॉट बेल वो बैग से, या जो भी। तो लाइक ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करें कोई पेशेंट कि हमें जब दर्द हो रहा है तो एक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल इशू है या ऑर्थोपेडिक इशू है, और हमें किस तक पहुंचना है और किस स्टेज पे आके पहुंचना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सब जो टीवी में एड्स आते हैं, जो ये पेन किलर जेल्स होते हैं, दे गिव टेम्परेरी रिलीफ, ठीक है। एंड आपने सुना ही होगा ये, किसी भी बीमारी का सही समय पे इलाज करने से उसे अच्छे से ठीक किया जा सकता है। True. वही अपन उसे डिले करते हैं तो रिजल्ट्स टैम्पर होते हैं वो। तो फॉर दैट कभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, जैसे नी पेन हो रहा है, जनरलाइज्ड बॉडी पेन हो रहा है, बैक इश्यूज हैं, हिप पेन है, नेक पेन है, इवन मल्टीपल जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ अ मतलब आप ही नोज के क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड उसे अर्ली स्टेज में ही काउंटर करने से सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। सेकेंडली हम आते हैं ऑर्थोपेडिक को कब दिखाना है, न्यूरो को कब दिखाना है। स्पाइन से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जनरली दे गेट कवर्ड अप इन बोथ ब्रांचेस। उसके लिए या तो ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरो, दोनों में से किसी को भी आप दिखा सकते हैं। बट कंसिडरिंग कहीं स्पेसिफिक पेन है, किसी स्पेसिफिक जॉइंट में है, जैसे शोल्डर हो गया, हैंड्स हो गया, नीज हो गया, हिप हो गया, या जनरलाइज्ड पेन है, फॉर दैट यू नीड टू मीट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पेसिफिकली। सर जैसे मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन द थिंग्स आर चेंज्ड, द वे ऑफ कंसल्टेशन हैज चेंज्ड, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ स्पीडी सॉल्यूशन, राइट। लोगों पे टाइम नहीं है बेसिकली, और पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि लोग मतलब एक 30 सेकंड की रील को भी 10 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं कि अरे छोड़ो कौन देखना है, पूरी उसी में समझ में आ गया जितना था। तो ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते ही होंगे ऑफकोर्स, जो इनको लगता होगा जल्दी जल्दी करो, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे फॉलो इस रूटीन को, या जो भी आप दवाइयाँ दे रहे हो तो शायद वो रेगुलर नहीं ले पाते होंगे। तो लाइक ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हो? हाँ, आप काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो दिखाने आते हैं, टाइमली आते हैं, टाइमली मैं ट्रीटमेंट में देता हूँ, एंड देन रिलीफ उन्हें इतना जल्दी मिलता है कि कभी फॉलोअप के लिए वो आते ही नहीं है। तो उसका कहने का मेरा सेंस है कि अगर टाइमली अगर आप आएंगे तो वी आर एबल टू गिव प्रीटी गुड रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वही जब कार्टिलेज एंड बोन्स बहुत ज़्यादा वीक या डैमेज हो जाएंगे तो रिजल्ट मिलने में भी टाइम लगता है। तो सच पेशेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। इट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स फॉर प्रॉपर रिकवरी फॉर दीज पेशेंट्स। तो मतलब लेकिन जैसे ठीक है ये चलो पेशेंट से हो गया, कई बार डॉक्टर्स को भी बहुत जल्दी होती है, इतने सारे पेशेंट्स लाइंड अप खड़े होते हैं, तो ऑर्थोपेडिक में तो ये बहुत माना जाता है, लोग डरते ही इसलिए ऑर्थोपेडिक जाने को, उनको लगता है कि ये पेन किलर दे देंगे, वो तो हम खुद ही ले लेंगे। तो वो क्या है मतलब उसमें आप किस, जैसे सपोज करें किस दिन ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं तो आप इतना डीप एनालिसिस तो ऑफकोर्स कैसे करोगे यार, किसी का वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करते हो आपकी? देखिए अकेली दर्द, फॉर मी व्हाट माय थिंकिंग इज, दर्द की दवाई इज़ नॉट अ सोल्यूशन। किसी भी पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम से मेरे पास आता है तो मैं एक डिटेक्टिव की तरह उससे बात करता हूँ।
मैं पूरी प्रॉब्लम के जड़ पे पहुंचता हूँ. आई गिव देम टाइम. चाहे मुझे 30 सेकंड में ही मैं वो पकड़ लूँ, चाहे मुझे 10 मिनट 15 मिनट भी लगे, आई गिव देम टाइम. इवन दो अगर लंबी लाइन हो मेरी, आई गिव देम टाइम, बिकॉज in the end I have to treat the patient, I have to give results, and I have to satisfy that patient. True. रिजल्ट्स तो देने ही हैं, साथ से साथ उन्हें थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देना है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उन्हें समझाना है क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आगे जाके क्या प्रोग्नोसिस हो सकती है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या एक्सरसाइजेस करने हैं. आई गिव देम टाइम, आई डोंट रश. सर जैसे मतलब ये बहुत अच्छी बात है, और इतने सालों से आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करना अपने में बहुत बड़ी बात होती है. शायद बहुत ही मतलब भगवान के भेजे हुए लोग होते हैं जो खुद ये चीज़ें अटेम्प्ट कर पाते हैं, हर किसी की तो बस की बात नहीं है. मुन्ना भाई वाली मूवी में दिखाया था उसने कि आप वो जब पेशेंट को कहता है ना कि अरे ये पकड़ो इक्विपमेंट और देखो बॉडी पार्ट्स, तो वो वहीं बेहोश हो जाता है देख के. तो आपने जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया तो आपने अपना कूल फैक्टर कैसे मैनेज किया? Actually, I'm from a doctor background family. My father is also an orthopedic surgeon. Okay. So I've been seeing all these things since childhood. मेरे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं दिमाग में था ये सारा, तो बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट या इस तरह का डर नहीं लगा. I was somewhere, deep inside. I had my mind was programmed for it. So I was pretty okay in the recent years, and अब तो इतना डेली रूटीन में आ गया है कि डजंट सीम एनी डिफरेंट. हम लोग का शेड्यूल कहीं ना कहीं इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, या यूँ मानिए कि बिकॉज ऑफ प्रोबेबली सो मैनी थिंग्स इन दी सिचुएशन या एनवायरनमेंट, लोगों का डेली लाइफ जो है वो मैनेज्ड नहीं है. उस वजह से आज की डेट में ये जो घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है, ये यूथ में भी बहुत दिखने लगा है. तो लाइक उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे प्रिकॉशंस लें चीज़ों के लिए? देखिए, आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई एम सीइंग पेशेंट्स जो 30 ईयर ओल्ड हैं और उनको अर्थराइटिस चालू हो चुका है, उनके घुटने घिसने चालू हो चुके हैं. घुटनों के दर्द से 30 ईयर ओल्ड पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं. मेजर फैक्टर बिहाइंड दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं. ओवरवेट भी एक फैक्टर होता है इसमें. एक्सरसाइज ना करने से आपके मसल्स एंड बोन्स दोनों वीक होते हैं. सो द एंटायर स्ट्रेस, कभी भी आपको स्ट्रेस पड़ा, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या बाई चांस कभी स्लिप होके गिरे, तो एंटायर स्ट्रेस आपके जॉइंट्स पे पड़ता है या बोन्स पे पड़ता है. तो जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो घिसता है और अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होता है. इवन बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में. तो मेरा जो राय है, स्पेशली यंग पेशेंट्स, मिडिल एज पेशेंट्स, कि यू हैव टू फोकस ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल फिटनेस. अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी होगी तो आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, और आगे जाके फ्यूचर में अर्थराइटिस, फ्रैक्चर, इन सब के प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगे. नहीं मतलब जैसे इससे मुझे किस्सा याद आया. घरों में ऐसा बहुत कॉमन, शायद रील्स में भी दिख जाता है आजकल ये, कि एक रिमोट को लेके बहुत मजाक बनता है कि रिमोट हमेशा दूर छूट जाता है, एंड एवरीबॉडी, हर कोई आलस दिखा रहा होता है कि उसको कौन उठाएगा. तो रिमोट ना उठाना ये आलस की वजह से होता है, या वाकई में दिस इज लीडिंग अस टू ऑर्थोपेडिक सिचुएशन समहाउ इन द लेट? रिमोट उठाना मुझे एक्चुअली आई डिडंट अंडरस्टैंड. मतलब ऐसा होता है कि अक्सर हमें जो चीज़, हम जब बिस्तर पे लेट जाते हैं, फिर हमें कुछ याद आता है, वो चीज़ दूर होती है, हम आलस में उसको छोड़ देते हैं कि यार रहने दो, छोड़ो, कौन दिमाग लगाए, वैसे ही बुढ़ापा चढ़ रहा है सबके ऊपर, ऐसा फील करता है सब लोग. हाँ, कहीं ना कहीं. तो ये बेसिकली रिजल्ट है किसी ऑर्थोपेडिक सिचुएशन का बॉडी के अंदर, या ये वे वहाँ तक पहुँचने का तरीका है? नहीं, ये बेसिकली आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं दिमाग ये कंडीशन हो जाता है लेजीनेस की तरफ. वही अगर आप प्रॉपर रूटीनली उठेंगे, सुबह के समय एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, जिमिंग इज वेरी गुड, जिमिंग करेंगे, तो आपका जो शरीर में जो एक्टिविटी रहेगा, जो फिटनेस का लेवल रहेगा, इसकी वजह से आपका जो ये लेजीनेस है, you'll be able to overcome that, है ना.
तो यू हैव टू फोकस ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। बट ये भी होता है ना, जैसे कभी हमें पेन हो रहा है, हाँ जी, बैक में हो रहा है या शोल्डर्स में हो रहा है, कैसे भी पेन हो रहा है, तो दैट डिफाइंस आवर मूड कि हम इरिटेट हो रहे हैं या हम गुस्सा कर रहे हैं या हम प्यार से बात कर रहे हैं, पूरा सब कहीं ना कहीं बॉडी पर इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ कैसे होती है, ये होता कैसे है कि हमारा घुटने में दर्द हो रहा है और हमारा दिमाग गुस्सा कर रहा है, हाउ दिस रिलेट्स? देखिए ये जो आपके घुटने या जॉइंट पेन वगैरह हो रहे हैं, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज में भी ऐसे हो सकते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो तो भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग को भी अफेक्ट करेंगे। पेन होगा, ऑब्वियसली यू विल बी इरिटेटेड, है ना। तो ये सारे अफेक्ट जो अपने फिजिकल अफेक्ट कर रहे हैं वो अपने मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़। तो वी हैव टू फोकस ऑन आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ, उससे आपकी मेंटल वेलबींग भी बेटर रहेगी। बट मैंने जो ऐसा देखा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव भी रहते हैं एंड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दे आर गिविंग अ गुड मैनेज्ड बैलेंस्ड लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऑर्थराइटिस हिट कर रहा है लोगों को। इट्स गोइंग टू, वो एकदम कॉमन सा हो गया है, जिसको लगता है दर्द है तो बोल देता है मुझे ऑर्थराइटिस हो रहा है। देखिए इसमें अर्थराइटिस होने का मल्टीपल वजह हो सकती हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। वन ऑफ द फैक्टर इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया बाई। इवन दो यू आर फिट, गठिया बाई की वजह से जॉइंट डिग्रेड हो सकते हैं। पुरानी कोई चोट हो जिसके अंदर घुटने के अंदर लिगामेंट इंजरी या मेनिस्कल इंजरी हो, उसकी वजह से अर्थराइटिस फास्ट हो सकता है। अच्छा। ओवरवेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इवन दो यू आर डूइंग गुड फिजिकल एक्टिविटी, बट ओवरवेट की वजह से भी ये अर्थराइटिस हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसीज, कोलेजन डेफिशिएंसी, विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें से अफेक्ट करती हैं इस चीज़ को। तो ऐसे लोगों में इवन दो दे आर फोकसिंग ऑन देयर फिटनेस, दे माइट डेवलप अर्थराइटिस, बट द परसेंटेज ऑफ सच पीपल इज वेरी लेस। तो ये ट्रीटेबल है ऑर्थराइटिस? किस लेवल तक ट्रीटेबल है? इन अर्ली स्टेजेस बेसिकली वी ग्रेड द अर्थराइटिस फ्रॉम grade 1 to grade 4। grade 1 मीन्स अभी अर्थराइटिस शुरू हुआ है, जोड़ घिसने की शुरुआत है। grade 4 मतलब जोड़ कंप्लीटली घिस चुके हैं। इन अर्ली स्टेजेस लाइक grade 1 और grade 2 अर्थराइटिस, दे कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय कंजर्वेटिव मीन्स, जैसे मेडिसिन्स, few precautions and few exercises and some specific physiotherapy। जैसे डिसीज एडवांस करती है, जैसे वी मूव ऑन टू grade 3 एंड grade 4 अर्थराइटिस, इसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल वी हैव फ्यू मेजर्स। घुटने में ग्रीस के इंजेक्शंस आते हैं, स्पेसिफिकली हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं, तो वो अपन दे सकते हैं। दे इंक्रीज द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट। एंड इन लास्ट रिजॉर्ट मींस grade 4 अर्थराइटिस में लास्ट रिजॉर्ट अपन के पास सर्जरी बचता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो ये कार्टिलेज घिस चुका है उसे अपन रिप्लेस करके नी रिप्लेसमेंट के प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स रहते हैं, उनसे रिप्लेस कर देते हैं। एंड आफ्टर द सर्जरी, द एडवांटेज ऑफ दीज सर्जरीज इज पोस्ट सर्जरी कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। वी एनकरेज द पेशेंट टू बी मोबाइल एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे स्टैंडिंग एंड वॉकिंग यूजिंग वॉकर सपोर्ट चालू कर देते हैं, एंड फिजियोथेरेपी चालू कर देते हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks पेशेंट अपने आप सारे एक्टिविटीज करने लगता है। द कंप्लीट रिहैबिलिटेशन टाइम इज ऑफ कोर्स 2 to 3 months। तो आप जब कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो आप क्या करते हो उसके सबसे पहले? सबसे पहले स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। पूछते हैं कहाँ पे दर्द है, कब से दर्द है, दर्द कब बढ़ता है, कब कम होता है। एग्जामिनेशन में मूवमेंट में पेन है, डायूरनल वेरिएशन बोलते हैं, सुबह दर्द है, शाम को दर्द है, किस स्पेसिफिक एक्टिविटी में दर्द बढ़ता है। बेसिकली ऑल दीज थिंग्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एक हमें परसीव वो मिल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर 2-3 प्रॉब्लम्स है, इनमें से कोई एक हो सकता है। फिर ज़रूरत लगती है तो भी इन्वेस्टिगेट, एक्सरेज, MRI, इनसे इन्वेस्टिगेट कराते हैं, एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं हम, एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। बट इंडिया में तो ये बहुत अच्छा कल्चर है ना, मतलब स्पेशली जो सीनियर एजेड लेडीज़ हैं
वो ऑलवेज कुछ ना कुछ ऑर्थोपेडिक चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, और इंडिया में उन लोगों को सिखा दिया जाता है बचपन से कि थोड़ा दर्द सह लेना और ज़िंदगी ऐसी चलाते रहना। तो एवरीबडी इज़ इनटू पेन, बट वो कभी भी आगे खुल के नहीं आते हैं। तो क्या ये आगे किसी पॉइंट पे आके फैटल भी हो सकता है? लेकिन डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके कम्प्लीटली जॉइंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 10-10, 15-15 साल से पेन वो झेल रहे हैं, एंड एट दिस पॉइंट जब वो बेड रिडन हो गए हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी वो नी रिप्लेसमेंट कराने को रेडी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स समझ जाते हैं, मान जाते हैं, बट कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं। वो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है। वो एक किस्सा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो कराया था नी रिप्लेसमेंट, उनका सफल नहीं हो पाया तो हमारा कैसे होगा? अच्छा। ऐसा बोलते हैं पेशेंट, बट वो पुरानी सिचुएशन है, वो काफ़ी साल, काफ़ी डेकेड्स पहले की बातें हैं ये। अभी ये सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ऐसे ही पेशेंट सर्जरी के बाद जो फॉलोअप में मुझसे मिलने आते हैं, और उनका स्टेटमेंट जो मेरे से रहता है वो, सर हम फालतू ही डर रहे थे, पहले ही करा लेते। तो वो एक दिमाग में नोशन बन गया है, तो वो वी नीड टू चेंज दैट। वी हैव द टूल्स टू ट्रीट दैट। उससे सिचुएशन और बिगड़ती है, जितना डिले करते हो सिचुएशन खराब ही होती होगी। एग्जैक्टली, द सर्जरी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, रिजल्ट्स बिकम वेरिएबल। बट इतने इस एज में जाके, लाइक व्हेन यू क्रॉस 50s और 60s, उसके बाद यू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट और समथिंग लाइक दिस, तो उसके बाद जरूरत ही क्या है? फिर भी आदमी लंगड़ा के तो चल ही रहा होता है। दिस व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? दिस सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज स्पेसिफिकली डिजाइंड के वो 50-60 इयर्स प्लस लोगों में की जाए। उससे कम तो हम बहुत रेयरली करते हैं। ओके। 50-60 इयर्स तक ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जिनके अर्थराइटिस सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब आगे आप जो कह रहे हैं उसका भी मैं बताता हूँ। अब पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई है इंडिया में। राउंड अबाउट 60 to 70 ईयर्स है अभी यहाँ पर। तो इफ़ वी आर ऑपरेटिंग द पेशेंट ऑन 50-year-old पेशेंट और 60-year पेशेंट, I have even operated 80-year-old patients for knee replacements, and the good thing about this surgery here is कि patient को mobilization मिलता है। At this age, if the patient becomes bedridden, his or her life expectancy falls down significantly. इस एज में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। वो हम इस सर्जरी से दे पाते हैं पेशेंट को, जिससे वो और भी 5-10 साल, 15 साल, 20 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। पेन फ्री हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, गुड, हमेशा जो दर्द में रहते थे, बैड मूड में, उनका मूड। बट इस एज के पेशेंट्स को या तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं पेन से, या वो उनका कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका होता है, उनको लगता है कि अब क्या, ये तो ज़िंदगी ऐसी बेकार हो गई। तो लाइक ऐसे लोगों को पहले तो कंसल्ट करना ही डिफिकल्ट हो जाता होगा। यस, वी हैव टू, वो मोटिवेट करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को, समझाना पड़ता है, कुछ अपने पुराने रिजल्ट्स भी उन्हें दिखाने पड़ते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसे 10 to 15 मिनट्स का जो मैं काउंसलिंग करता हूँ, उसके बाद वो तैयार होते हैं इस चीज़ से। ये बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कंफर्टेबल करना पड़ता होगा पूरी तरीके से, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट व्हेन दे गो थ्रू द प्रोसीजर, आफ्टर a month or 2 they becomes pain free, they becomes totally pain free. That time they realize के 10-15 साल से दर्द में जी रहे थे, ये चीज़ पहले ही कर लेते हैं। बट ये चीज़ इतनी कॉमन है क्यों? मतलब घुटनों में दर्द, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। एक तो यहाँ का इंडियन लाइफस्टाइल है, इंडियन लोगों का ज़मीन में बैठने का, दैट इज़ वन मेजर फैक्टर। गाँव में जैसे हमेशा ज़मीन में बैठते हैं, इंडियन वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मेजर फैक्टर इन नी डिग्रेडेशन। इससे पहले भी जैसे कि मैंने बताया, मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो सारा स्ट्रेस घुटनों पे पड़ेगा, जल्दी घिसेंगे घुटने। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो जल्दी घिसेंगे। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा है, देखी जा रही है, केसेस इसके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। And due to a lot of government schemes like आयुष्मान भारत, ECHS and all, इस तरह के पेशेंट जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, जो ये एक्सपेंसिव सर्जरीज पहले नहीं करा पाते थे, उनके पास ऑप्शन नहीं होता था, दर्द के साथ वो रहते थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके
पेन किलर्स वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट लेते थे वो। अब आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स हम उन्हें ऑपरेट कर पा रहे हैं एंड उन्हें प्रॉपर दोबारा लाइफ जीने का तरीका उन्हें इस चीज़ से मिलता है। बट जैसे कोई जॉइंट रिप्लेस होता है जब, तो बाकी बॉडी पार्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ता? लाइक लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर देवाशीष आए थे यहाँ पे, तो ही सेड कि सबसे अच्छा बेनिफिट जो आर्जन अपोलो में मिलता है वो ये कि एक हार्ट यूनिट साथ में लगी हुई है, एंड ऑर्थोपेडिक के साथ हार्ट पे कई बार जोर आ जाता है आदमी का, तो उसको लगता है कि तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन एनी XYZ सर्जरी, किसी भी सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहता है। कोई भी सर्जरी विदाउट रिस्क नहीं होती है। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज, इन मोर देन 99% ऑफ द सर्जरीज कोई रिस्क होता नहीं है। बट स्टिल ये हमें समझा के चलना पड़ता है, क्योंकि वो 1 या लेस देन 1% रिस्क वो किसी भी पेशेंट को हो सकता है, नॉट जस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनेक सर्जरी, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, किसी भी पेशेंट में एनेस्थीसिया रिलेटेड, बेहोशी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेहोशी में एनेस्थीसिया में बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। हर ड्रग का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। इन सारी वो इज नॉट स्पेसिफिकली इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, किसी में भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर बैकअप होने की ज़रूरत है, एंड वी डू एक्चुअली हैव दैट बैकअप एट अपोलो. We have an entire cardiac unit, and we have a very good ICU setup, where we have ICU interventionist available round the clock. So any emergency, कुछ भी हो, वो that can be handled. Nice. Yeah. तो अभी लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं या चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में थी, तो ऐसा क्या नया नया आ गया है जो पीपल आर लाइक यू एज अ डॉक्टर आर फीलिंग कि दिस इज़ अ इजी थिंग? इन स्पेसिफिक अगर हम नी रिप्लेसमेंट या जो हिप रिप्लेसमेंट के बारे में ही बताऊं, तो द इम्प्लांट डिज़ाइन, द मटेरियल, वो इम्प्रूव हो गए हैं। ओके। बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारी रिसर्च है, जो अभी के जो नए इम्प्लांट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, टेस्टेड हैं, सालों से टेस्टिंग हो रही है, ये डिकेड्स के रिजल्ट हैं हमारे इनके। राइट। पहले जो यूज़ होते थे वो नए नए आए थे इम्प्लांट, तो उनमें दे वर नॉट दैट गुड दैट टाइम। अभी टाइम टेस्टेड इम्प्लांट्स हैं अपने पास, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग देम फ्रॉम डेकेड्स, एटलीस्ट 10-20 ईयर्स से हम यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर एबल टू गिव दैट रिजल्ट which everyone wants. So we have that knowledge, that wisdom पिछले 10-20 साल का, तो उससे हम we are giving good results. चलिए नाइस। तो लाइक मैं एंड अप की ओर चलते हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं चाहूँगा पहले तो आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे या जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए आप एक ऑर्थोपेडिक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, आप घर से बाहर निकलें, डेली आप अपने रूटीन में या तो मॉर्निंग वॉक या योगा या एक्सरसाइज लाइक जिमिंग एंड ऑल, ये डेली रूटीन में आप लेकर आएँ। अपने वेट पे कंट्रोल रखें, BMI के हिसाब से वेट आप अपना मॉनिटर करें। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, शुगर्स कट करें, और प्रोटीन्स, सैलड्स, फाइबर्स ये ज़्यादा लें डाइट में। इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी का एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होगा। एंड सेकेंडली, स्पेसिफिकली विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का अलग से दवाई के फॉर्म में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सन एक्सपोजर से जितना अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का, वो नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों के साथ भी लें, ज़रूरी है। Okay. तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके। थैंक यू, एंड आई होप आगे एक बार फिर से कभी और डिटेल डिस्कशन हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।